ब्लैक हॉलो तक जाने वाली सड़क 87 की बाढ़ के बाद ज्यादातर नक्शों से मिटा दी गई थी। नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था, पुल सड़ गए थे और कस्बा चुपचाप भुला दिया गया था, सिवाय उन लोगों के जो कभी वहां रहा करते थे। एलियास एक शर्त पर वापस लौटा। जैसे ही उसने गिरे हुए स्वागत चिन्ह को पार कर लिया, हवा और ठंडी हो गई। पेड़ अस्वाभाविक रूप से स्थिर खड़े थे, उनकी छाल पुरानी चोटों की तरह फटी हुई थी। यहाँ तक कि हवा भी उस जगह से बचती हुई लगती थी। ब्लैक हॉलो ऐसी खामोशी में डूबा था जो बनावटी सी महसूस होती थी। कस्बे के बीचों बीच सेंट मर्सी अस्पताल खड़ा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसका प्रवेश द्वार किसी चीखते हुए मुंह की तरह खुला हुआ था। आग लगने के बाद उस इमारत को छोड़ दिया गया था। अधिकारियों ने वजह खराब वायरिंग बताई थी, बचे हुए लोगों ने कुछ और। एलियास अंदर चला गया। सबसे पहले उसे गंध ने घेरा, गीली राख और उसके नीचे कुछ मीठा, सड़ंत भरी मिठास। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को पतली कांपती हुई रेखाओं में चीर रही थी। प्रतीक्षालय की कुर्सियां पिघलकर विकृत आकारों में बदल गई थीं, मानो वे आग से भागने की कोशिश में रेंगने लगी हों। दीवारें फफोलों से भरी थीं, लेकिन सबसे अजीब चीज थी आवाज, सांसें लेने की, धीमी, सामूहिक, उसकी अपनी नहीं। कोई है? उसकी आवाज कांप गई। सांसों की आवाज थम गई। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। वो सामने वाले गलियारे से आ रही थी, परत दर परत चढ़ी हुई। बहुत सारी आवाजें किसी अजीब लय में बोल रही थीं। शब्द नहीं, बस बिखरे हुए अक्षर, जैसे टूटी हुई प्रार्थना। एलियास आगे बढ़ा, जबकि उसकी हर प्रवृत्ति उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी। टॉर्च की रोशनी दीवार पर बने एक भित्ति चित्र पर पड़ी। बच्चे हाथ पकड़े हुए एक चमकते सूरज के नीचे खड़े थे। उनके चेहरे खुरच दिए गए थे। हर खाली जगह में किसी ने एक शब्द उकेरा था, रुको। फुसफुसाहट उसके पीछे फिर से गूंज उठी। वो मुड़ा। प्रतीक्षालय अब खाली नहीं था। वे वहां खड़े थे, अस्पताल के गाउन में लिपटे हुए, उनकी चमड़ी जली हुई और कागज की तरह उखड़ती हुई। उनके सिर झुके हुए थे, गर्दनें असंभव कोणों पर मुड़ी हुई थीं। उनकी उंगलियां आपस में पिघलकर पंजों जैसी बन गई थीं। एलियास पीछे लड़खड़ाया। मेरा मतलब नहीं था। उनके सिर एक साथ उठे। जहां उनकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां काले चमकदार गड्ढे थे जो उसकी टॉर्च की रोशनी को निगलते हुए लग रहे थे। रोशनी टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरा सब कुछ निगल गया। उसने उन्हें देखने से पहले महसूस किया, हाथ, बहुत सारे हाथ उस पर दबाव डालते हुए। उनकी चमड़ी गर्म और गीली थी। धुएं की गंध उसके फेफड़ों में भर गई। तुम हमें छोड़ गए, जबकि वो कभी वहां था ही नहीं। मैंने कभी, वो कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसे याद आया, बाढ़, निकासी की बसें, अस्पताल लिस्ट में सबसे आखिर में था। अधिकारियों ने कहा था कि आग के कारण बचाव संभव नहीं था। उन्होंने कहा था कि कोई जिंदा नहीं बचा। एलियास एक जूनियर सिटी क्लर्क था। उसने बाढ़ का पानी बढ़ने पर इमारत को छोड़ देने के आदेश पर साइन किए थे। उसने खुद को समझाया था कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है। उसने खुद को यकीन दिलाया था कि अंदर कोई जिंदा नहीं है। सांसों की आवाज फिर से लौटी, अब और भी तेज। वे आकृतियां उसके और करीब आ गईं। उनके मिलगले चेहरे उसके चेहरे से इंचों की दूरी पर थे। उनके मुंह हड्डियों की सीमा से ज्यादा फैल गए, कानों तक चीरते हुए। तुम हमें छोड़ गए।
अस्पताल उसके चारों ओर बदलने लगा। दीवारें सीधी हो गईं, जले हुए निशान गायब हो गए, ऊपर की लाइटें टिमटिमा कर जल उठीं। प्रतीक्षालय अब बिल्कुल साफ सुथरा था। बच्चे कुर्सियों पर बैठे हाथ पकड़े हुए थे। नर्सें चुपचाप डेस्क के पीछे चल रही थीं। डॉक्टर इधर उधर गुजर रहे थे, उनकी आंखें खोखली और निष्प्राण। और हर एक ने उसकी ओर देखा। वापस स्वागत है, उन्होंने एक साथ कहा। दरवाजे जोर से बंद हो गए। एलियास भागा, लेकिन हर गलियारा उसे फिर से उसी प्रतीक्षालय में ले आता। खिड़कियों के बाहर सिर्फ काला पानी था, जैसे बाढ़ कभी उतरी ही ना हो। पानी दरारों से भीतर रिसने लगा, उसके पैरों के पास जमा होने लगा। गाउन पहने आकृतियां धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से उसकी ओर बढ़ीं। पानी उसके घुटनों तक पहुंचा, उसकी कमर तक, उसकी छाती तक। वे तैर नहीं रहे थे, उन्हें जरूरत भी नहीं थी। वे स्थिर खड़े रहे, जबकि पानी उसे पूरी तरह निगल गया। उसकी आखिरी सांस में हवा नहीं, धुआं भरा। और सुबह जब सूरज ब्लैक हॉलो के खंडहरों पर उगा, अस्पताल फिर से शांत और खाली खड़ा था। खाली, सिवाय गलियारे में बने एक नए भित्ति चित्र के। एक आदमी बच्चों का हाथ पकड़े चमकते सूरज के नीचे खड़ा था। उसका चेहरा खुरच दिया गया था और उसके पास दीवार पर उकेरा था, रुको।